COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पेश किया 2030 तक की योजनाओं का खाका। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पूरा किया अपना संकल्प। उन्होंने कहा कि अगले 50 वर्षों में भारत कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो राष्ट्र हो जाएगा। मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडेप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडेप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडेप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडेप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडेप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडेप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। दुनिया के विकासशील देशों पर अब जिम्मेदारी आ गई है कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, अपने राष्ट्र का नया विकास करे जिससे पर्यावरण को नुकसान न के बराबर हो। आज जो विकसित देश हैं, उन्होंने विकास के लिए पर्यावरण की परवाह किए बगैर कल कारखानों का जंगल लगा दिया और जंगलों की कटाई ने दुनिया को आज इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। आज जो देश विकसित होने का तमगा लगाकर घूम रहे हैं, वही देश धरती के आज के हालात के लिए जिम्मेदार है। जो देश 19वीं और 20वीं सदी में विकास के नाम पर उद्योगों की सुनामी लेकर आए, जिनकी फैक्ट्रियों से निकले धुएं ने धरती का तापमान बढ़ा दिया, वही देश जलवायु परिवर्तन पर परम ज्ञान का प्रवचन दे रहे हैं। उद्योगों के जरिए खुद का विकास 100 साल पहले ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार से करने वाले देश अब 2050 तक दुनिया को नेट जीरो के फायदे समझा रहे हैं। विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होने की बारी जब विकासशील देशों की आई, तो इन्हीं अमीर देशों के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। यही लोग अब धरती के तापमान पर चिंता जताते नजर आ रहे हैं। हम आपको धरती के तापमान से जुड़ा एक आंकड़ा दिखाते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो देश आज के क्लाइमेट संत बनकर नसीहतें दे रहे हैं, दरअसल ऐतिहासिक रूप से वही भोगी रहे हैं। धरती का तापमान पूर्व औद्योगिक काल से, जिसे आप 1861 से लेकर 1880 तक मान सकते हैं, उनके मुकाबले आज 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर इसी स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन बना रहा तो धरती का तापमान 21वीं सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जो आपदाएं लाएगा। जो देश आज कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने की बात कर रहे हैं, वही देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली आपदाओं के जिम्मेदार है। खुद को सुपर पावर समझने वाले देशों की सुपर विलेन वाली छवि हम आपको इन आंकड़ों के जरिए बताना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत की वैश्विक भागीदारी 7.2% है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को सुपर पावर समझने वाले देश अमेरिका की वैश्विक भागीदारी
भारत से लगभग 2 गुनी यानी 15.2% और चीन की भागीदारी भारत से लगभग 4 गुनी यानी 27.8% है। कार्बन उत्सर्जन आज की समस्या नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया के विकसित देश परेशान हैं। दरअसल ऐतिहासिक रूप से ये वही देश हैं जिनकी वजह से दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे को झेल रही है। कार्बन उत्सर्जन मामले में अमेरिका 1850 से ही एक्टिव है। 1850 से अब तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका का वैश्विक योगदान 20% है। इसके बाद नंबर 2 पर चाइना है, जिसका योगदान तब से लेकर अब तक 11% है। इसके बाद 7% योगदान रूस का है, 5% ब्राजील के नाम पर है और 4% योगदान इंडोनेशिया का है। 20वीं सदी में भी औद्योगिक क्रांति के जरिए पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाले यही देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में सबसे आगे रहे हैं। बात अगर वर्ष 1990 से की जाए तो उस वक्त से अगले 10 साल तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूबे की सियासत में चुनावी तपिश अभी से महसूस होने लगी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी उलझ गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर विवाद और गहराता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्नावादी बोलकर हमला किया तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नमाजवादी कह दिया समाजवादी पार्टी के नेता को। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं। समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है। यूपी की सियासत का ये नया वाद है। पूंजीवादी और समाजवादी के बाद जिन्नावादी और नमाजवादी। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के बंटवारे के गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की तो अखिलेश पर हमले के लिए बीजेपी नेताओं ने नए नए शब्द गढ़ लिए। देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर किन शब्दों से हमला बोला। अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी। श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की को आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है और इसके लिए उन्होंने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। यूपी सरकार में योगी और मौर्य अकेले नहीं हैं, जिन्हें अखिलेश के समाजवादी होने में जिन्नावादी या नमाजवादी का अक्स नजर आ रहा हो। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, जिसने देश के टुकड़े किए हों विभाजनकारी जिन्ना को, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिला दिया। उनकी विचारधारा से मिलाकर उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा। आखिरकार यूपी चुनाव से पहले अखिलेश को लेकर ये बवाल क्या है? दरअसल विवाद की शुरुआत हुई रविवार को हरदोई की रैली में
एसपी सुप्रीमो के भाषण से। इस भाषण में अखिलेश ने जिन्ना को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ खड़ा कर दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान का पैरोकार रहा हो, एक ऐसा आदमी जो देश के बंटवारे का गुनहगार रहा हो, एक ऐसे देश का निर्माता जो देश भारत के खिलाफ नित आतंकी साजिश रचता है, उसकी तारीफ कोई कैसे करे तो बवाल तो स्वाभाविक है। चाचा शिवपाल तक भतीजे के बचाव में नहीं आए। हम तो जानते हैं अस्तागफिरुल्लाह साहब को जानते हैं, हम जानते हैं पीजी कलाम को जानते हैं और उनको जानते हैं जिन्होंने उस लड़ाई में अब्दुल हमीद जिन्होंने टैंक तोड़े थे, शहीद हुए थे, इनको हम जानते हैं। अब उनको तो हम जानते नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अब समझने की जरूरत है कि अखिलेश के इस बयान को ना समझी माना जाए या सियासत का वो दांव जिसके केंद्र में है मुस्लिम वोट और लक्ष्य है यूपी चुनाव। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। कहीं जिन्ना वाले प्रेम के पीछे अखिलेश का मुसलमानों को साथ लाने वाला गेम तो नहीं, क्योंकि इन वोटों पर हर विपक्षी दल के डोरों ने समाजवादी पार्टी को कुछ डरा दिया है और यही डर अखिलेश के मन में जिन्ना बनकर घर कर गया है। आज तक ब्यूरो। लेकिन एक और बड़ा प्रश्न है यहां, क्या अखिलेश यादव की जुबान फिसल गई या फिर ये एक सोचा समझा चुनावी बयान था? माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 20% अल्पसंख्यक वोटरों को ध्यान में रखकर दिया गया था यह बयान। 20% मुस्लिम वोटर है उत्तर प्रदेश की 143 विधानसभा सीटों पर, सीधा असर रखते हैं 403 में से 143 सीटों पर। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। जुबान ने धोखा दे दिया या दिल की बात जुबान पर आ गई? आखिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को हरदोई में चुनावी भाषण की बोतल से जिस तरह से जिन्ना के जिन को निकाला, उसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। हालात ये हैं कि समाजवादी पार्टी को भी सीधा जवाब देते नहीं बन रहा। उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी बुरी तरह से है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, यहाँ पे सिलेंडर 2000 के पार चला गया है, लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। माना जा रहा है कि देश को बांटने वाले जिन्ना को आजादी का नायक बताने के पीछे अखिलेश का तुष्टीकरण वाला प्लान है। जरा आंकड़े से इस प्लान को समझिए। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, जो यूपी की 143 विधानसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं। इन 143 सीटों में से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। इसमें 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। अखिलेश यादव को लगता है कि जिन्ना को नायक बताने के पुराने और घिसे पीटे फॉर्मूले से भारत का मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा और उन्हें वोट दे देगा। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। बुरे फंसे हैं अखिलेश। अब तक उन्होंने अपने बयान पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन हालत ये है कि इस बयान पर कोई दल उनके साथ नहीं है। सपा के अध्यक्ष निकले थे अपने रथ पे चढ़ के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक के बाद एक चूर होते हुए दिख रहे हैं। अब उन्होंने नया एक शौक पाल लिया है, वो है झूठ के पुलंदों की दुकान, और वहां से एक एक झूठ फेंके जा रहे हैं।
भाजपा ने 5 साल के अंदर क्या क्या किया वो जग जाहिर है और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको एक विपक्ष में रहकर असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते हैं। बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। इस राजनीतिक टकराव में मायावती की टिप्पणी भी दिलचस्प है। मायावती ने अखिलेश के बयान को बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी जुगलबंदी करार दिया। मायावती ने ट्वीट किया, सपा मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर कल हरदोई में दिया गया बयान व उसे लपक कर भाजपा की प्रतिक्रिया, ये इन दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिली भगत व इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि यहाँ यूपी विधानसभा आम चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। जिन्ना वाले बयान की क्रोनोलॉजी भी गौर करने लायक है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाकर जश्न मना रहे लोगों के खिलाफ योगी सरकार ने हाल ही में एक्शन लिया है। ऐसे माहौल में अखिलेश यादव को जिन्ना में अपार संभावनाएं दिखाई दी। आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव के बयान के बहाने भारतीय सियासत में मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्न एक बार फिर जिंदा हो गया। लेकिन आखिर मोहम्मद अली जिन्ना थे कौन? आजादी के नायक या विभाजन के खलनायक? We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. ये आवाज उस शख्स की है जिसके स्वार्थ ने देश का बंटवारा कर दिया। इसीलिए हर हिंदुस्तानी के लिए आज भी मोहम्मद अली जिन्ना एक विलेन का नाम है, एक ऐसा खलनायक जिसने 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया, बंटवारे का ऐसा उन्माद फैलाया कि 5.5 लाख लोग उसके शिकार हो गए। भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. जिन्ना की इसी जिद ने भारत के बंटवारे को खून से रंग दिया। 2 नेशन थ्योरी नाम की तलवार से ऐसा खून खराबा मचाया कि मानवता भी सहम गई। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का भूत जागा तो हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई और उन्हें आजादी दिलाने का श्रेय दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जिन्ना गांधी, नेहरू और पटेल की तरह भले ही एक ही संस्थान से पढ़े, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का मुकदमा लड़ा और हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन तब उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। जिन्ना के जिक्र के पीछे अखिलेश का मकसद भले ही मुस्लिम वोटरों के एक तबके को खुश करना हो सकता है, लेकिन आजादी की जंग के दौरान जिन्ना ने सांप्रदायिकता का ऐसा गंदा खेल खेला था जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिन्ना के कारण भारत 1947 के अपने इतिहास को पलटने से भी डरता है। अखिलेश यादव का जिन्ना पर बयान देश के लिए जिन्ना के जुर्म को समझने का एक मौका है, जिसके लिए आपको इतिहास की भूल भुलैया में जाना होगा, जहां जिन्ना की हर भूल का खामियाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज तक चुका रहे हैं। ये 1930 का दशक था। आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी को पूरा हिंदुस्तान अपनी उम्मीद की आखिरी किरण मान चुका था और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से मिलकर मुकाबला किया जा रहा था। ये देखकर अंग्रेज डर गए और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस वक्त
मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में रहते थे। अंग्रेजों से इशारा मिलने के बाद मुस्लिम लीग के 3 नेताओं के कहने पर मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में भारत आए और मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा बन गए। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के जरिए देश में सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाना शुरू किया। 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चुनाव में मुस्लिम लीग कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्रों में जिन्ना की पार्टी बुरी तरह हार गई। मुस्लिम नेता की अपनी पहचान और स्वार्थ के चलते जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद का राग छेड़ा और ऐसी घिनौनी राजनीति खेली कि देश का बंटवारा हो गया। लेकिन जिन्ना की जिद की कीमत लाखों बेगुनाहों को अपने खून से चुकानी पड़ी। बंटवारे के बाद भयानक दंगे हुए, 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। दुनिया ने ऐसी तबाही देखी जिसकी मिसाल इतिहास में मिलना मुश्किल है। जिन्ना की जिद से पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन 70 साल बाद पाकिस्तान की बदहाली ने साबित कर दिया कि किसी भी राष्ट्र की बुनियाद सिर्फ धर्म नहीं हो सकता। धर्म किसी देश के नागरिकों की पहचान और राष्ट्रीयता तय नहीं कर सकता। गांधी जी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का मरते दम तक विरोध किया। जब भी जिन्ना का भूत भारतीय राजनीति में जागता है तो उस पर बड़ा बवाल होता है। अब सवाल यह है कि जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल के बराबर खड़ा करने वाले अखिलेश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा करके वो कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर बैठे हैं? लेकिन असल सवाल ये है कि जो बंटवारे का विलेन हो वो अखिलेश यादव का नायक कैसे हो सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। फेस्टिव सीजन में हुई जोरदार बिक्री का सबूत जीएसटी कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी के तौर पर सामने आ गया है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन अब तक के दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही डिमांड बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां भी अक्टूबर में 7 महीने के हाई पर पहुंच गई हैं। फेस्टिव सीजन में जिस बिक्री में बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे थे, उस पर 2 बड़े आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। त्योहारी सीजन में जीएसटी कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। जीएसटी में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि त्योहारों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और सरकार की जेब में इसी वजह से बतौर जीएसटी मोटी रकम पहुंच रही है। अब सिर्फ बड़ी कंपनी नहीं, जो छोटे छोटे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, दुकानदार हैं या फार्मर्स हैं, वो भी इस समय टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी को यूज करने से फायदा ये मिल रहा है कि प्रोडक्टिविटी सभी सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। और प्रोडक्टिविटी नहीं अकेली बढ़ रही, एफिशिएंसी बढ़ रही है और लोगों का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। दरअसल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन अपने आगाज के बाद किसी महीने में हुआ दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन था। अक्टूबर में कुल 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन हुआ, जो अप्रैल 2021 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 2020 से 24% और प्री कोविड साल यानी अक्टूबर 2019 से भी 36% ज्यादा रहा है। ये लगातार चौथा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार निकल गया है। अब जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है तो जाहिर है कि बिक्री बढ़ने से इसमें तेजी आई है। अगर बिक्री बढ़ी है तो फिर सामान के उत्पादन में भी इजाफा हुआ है, जिसकी तस्दीक मैन्युफैक्चरिंग का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सितंबर के 53.7 से बढ़कर अक्टूबर में 55.9 हो गया। ये मार्च के बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में आई सबसे ज्यादा तेजी रही है। सर्वे में कहा गया है कि अक्टूबर कारोबारी भरोसा भी अक्टूबर में 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 100 करोड़ टीकाकरण हो जाने के रिजल्ट से लोगों में जो फियर फैक्टर बना हुआ था वो कम होता है, और वहीं पर फियर फैक्टर कम होने के साथ साथ त्योहारों का आ जाना वो एक इकोनॉमी को बूस्टर का काम देता है। अब क्या है, जैसे हमारे पास एजुकेशन सेक्टर है जिसके अंदर स्कूल्स बंद थे लास्ट ईयर, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिसकी वजह से ना तो बुक्स की, ना स्टेशनरीज की, ना ड्रेसेस की, इन चीजों की कंजम्पशन बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारे बैठे हुए थे। 2021 में इनका उठना शुरू हुआ। कारोबारी भरोसा बढ़ने के बाद माना जा रहा है कि महीने के शुरू में दिवाली के पड़ने से लोग इस बार रोशनी के इस त्योहार पर जमकर खर्च करेंगे। ऐसे में ये महीना भी कारोबारी दुनिया में कुछ नए रिकॉर्ड कायम कर सकता है। आदित्य के राणा, आज तक। ई कॉमर्स कंपनियां इस बार के फेस्टिव सीजन में बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं।
ऑनलाइन बिक्री बढ़ने से छोटे दुकानदारों को बड़ा नुकसान होने का दावा भी किया जा रहा है। इस बीच व्यापारी संगठनों ने ई कॉमर्स कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इस बार के फेस्टिव सीजन में त्योहारी बिक्री नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन इस बिक्री में बड़ा हिस्सा ई कॉमर्स कंपनियों के पाले में चला गया है। दुकानदारों को अभी भी ग्राहकों का इंतजार है और फेस्टिव सीजन में कोरोना में हुए नुकसान के जिस भरपाई को वो उम्मीद लगाए बैठे थे, वो चकनाचूर हो गई है। ई कॉमर्स कंपनियों की इस बढ़ती बिक्री पर इंडियन सेलर्स कलेक्टिव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन कंपनियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए और जगह जगह इनके पुतले फूंके गए। दरअसल इस बार के फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से छोटे दुकानदारों को हर महीने 30 से 40% तक का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से ई कॉमर्स सेक्टर ने तेजी से अपनी पैठ बनाई है, उससे कई दुकानदारों ने तो अपना दुकान बंद करने का मन बना लिया है। सर्वे में दावा किया गया है कि इस साल के आखिर तक ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार बढ़कर 5,21,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन इस कारोबार की बढ़ोतरी पर रिटेलर्स गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों को ट्रैक करती हैं। फिर ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस वैसे ही प्रोडक्ट की नकल करके उसे कम कीमत पर अपने ब्रांड के तहत लॉन्च करके बेचते हैं। फिर ये सर्च में गड़बड़ी करके उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स पर खुद की प्रोडक्ट लाइन की तरफ लाते हैं। इसकी वजह से रिटेलर्स के प्रोडक्ट्स को लोग नहीं खरीदते और सारा फायदा ई कॉमर्स कंपनियां बटोर कर ले जाती हैं। इन गंभीर आरोपों के बीच दुकानदारों ने भारत छोड़ो मोर्चा मुहिम में सरकार और ग्राहकों से ई कॉमर्स प्रोडक्ट से किनारा करने की अपील की है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।